फिल्म की शुरुआत में हमें सिएटल के विशेष एजेंट ईस्टर्न बर्ग को दिखाया जाता है, जो इवांस और केट नाम के अन्य 2 एजेंटों की तलाश में वेवर्ड पाइंस नाम के शहर की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में जब वह अपने ड्राइवर से बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक ट्रक तेजी से उनकी कार से टकरा जाती है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ईस्टर्न बर्ग खुद को एक अस्पताल में पाता है। वहां नर्स पामिला पेल्चर उससे बात करती है और बताती है कि एक्सीडेंट में उसके ड्राइवर की मौत हो गई है, लेकिन इसके अलावा नर्स कुछ और जानकारी नहीं देती। जब बर्ग अस्पताल का मुआयना करता है, तो पाता है कि वहां कोई और मरीज नहीं है, वह अकेला ही वहां भर्ती है। पूछताछ करने पर उसे बताया जाता है कि इस शहर में कोई बीमार नहीं होता, जो उसे चौंका देता है। हालांकि बर्ग इस समय अपने परिवार की चिंता कर रहा होता है, इसलिए वह नर्स से फोन मांगता है। नर्स साफ मना कर देती है, लेकिन जब बर्ग जिद करता है, तो नर्स बताती है कि उसका फोन और अन्य सामान यहाँ के लोकल शेरिफ के पास है। इसी बीच सिएटल में मैनेजर एडम ईस्टर्न बर्ग की पत्नी टेरेसा को एक्सीडेंट की खबर देता है और बताता है कि ड्राइवर की पहचान हो चुकी है, लेकिन बर्ग का कुछ पता नहीं है। ये सुनकर टेरेसा घबरा जाती है और डरते हुए अपने बेटे को ये जानकारी देती है। दूसरी तरफ बर्ग अस्पताल में गुस्से में आकर अपने शरीर से लगे आईवी को निकाल देता है और कपड़े पहनकर अस्पताल से निकल जाता है। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। बाहर आकर वह इस अजीब शहर का जायजा लेता है और एक बार में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात बारटेंडर बेवर्ली ब्राउन से होती है, जिससे वह फोन मांगता है। बेवर्ली उसे फोन इस्तेमाल करने देती है, लेकिन जब बर्ग अपनी पत्नी को कॉल करता है, तो कॉल नहीं लगती। बेवर्ली उससे कहती है कि अगर उसे और मदद चाहिए तो वह उससे मिल सकता है और उसे अपना पता वाला कार्ड देती है। बाद में बर्ग एक होटल में कमरा लेने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे न होने की वजह से होटल क्लर्क उसे बाहर निकाल देता है। मजबूरन बर्ग बेवर्ली ब्राउन के दिए पते पर जाता है। वहां पहुंचकर वह चौंक जाता है, क्योंकि वह घर शहर से बाहर जंगल में होता है। अंदर जाकर वह और भी हैरान हो जाता है जब उसे अपने साथी एजेंट इवांस की सड़ती हुई लाश मिलती है। बर्ग तुरंत शेरिफ अर्नोल्ड पोक के पास इसकी जानकारी देने जाता है, लेकिन शेरिफ उसकी मदद करने के बजाय उल्टे सीधे सवाल करने लगता है। बर्ग उसे पूरी सच्चाई बताता है और दूसरे एजेंट केट हसन के बारे में पूछता है, लेकिन शेरिफ कोई जवाब नहीं देता। तब बर्ग को नर्स की बात याद आती है कि उसका सामान शेरिफ के पास होना चाहिए। जब वह शेरिफ से अपने सामान के बारे में पूछता है, तो शेरिफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसके पास कोई सामान नहीं है। निराश बर्ग वापस बारटेंडर बेवर्ली ब्राउन से मिलने उसी बार में जाता है जहां वह पहले गया था, लेकिन इस बार बेवर्ली वहां नहीं होती। जब बर्ग बार के मालिक से बेवर्ली के बारे में पूछता है, तो वह कहता है कि इस नाम की कोई लड़की वहां काम नहीं करती। ये सुनकर बर्ग को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद एजेंट बार के मालिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बार का मालिक उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। अगले दृश्य में एजेंट को अस्पताल में बिस्तर से बंधा हुआ दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसके सिर की सर्जरी करनी होगी, लेकिन एजेंट इस बात से इनकार कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी नर्स उसे इंजेक्शन लगाकर शांत कर देती है और सर्जरी रूम में ले जाती है, लेकिन समय रहते बारटेंडर बेवर्ली ब्राउन अस्पताल में आ जाती है और एजेंट को बचाकर अपने साथ एक पुराने घर में ले जाती है। वहां वह एजेंट को बताती है कि उसके दोस्त इवांस को इस शहर से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया था और इसी कारण उसे मार दिया गया। बेवर्ली ये भी बताती है कि वह 1999 में इस शहर में आई थी और तब से पिछले 15 सालों से यहीं रह रही है। ये सुनकर एजेंट को एहसास होता है कि इस शहर में समय अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि बेवर्ली सिर्फ 6 महीने पहले ही इस शहर में आई थी, लेकिन उसके मुताबिक 15 साल बीत चुके हैं। इसके बाद बेवर्ली वहां से चली जाती है। कुछ घंटों बाद एजेंट की हालत थोड़ी सुधर जाती है और वह फिर से शहर में वापस आता है। वहां वह एक महिला को देखता है जो लापता एजेंट केट हसन जैसी दिखती है। वह अपने पति हीरोज बोलिंगर के साथ होती है, जो एक खिलौने की दुकान चलाता है। जब वे दोनों अपने घर जा रहे होते हैं, तो एजेंट उनका पीछा करता है और उनके घर तक पहुंच जाता है। वह केट के घर की घंटी बजाता है। घंटी की आवाज सुनकर केट और उसका पति बाहर आते हैं। केट अपने पति के सामने एजेंट को न जानने का नाटक करती है,
और अजीब तरह से व्यवहार करती है। थोड़ी देर बाद केट अपने पति से कहती है कि एथन उसके साथ खेलने आया है। जब केट और एथन बातचीत कर रहे होते हैं तो केट कहती है कि उन्हें छत के पंखे में लगे कैमरों से देखा जा रहा है। वह एथन को बताती है कि वह पिछले 12 सालों से वेवर्ड पाइन्स में रह रही है और इसी कारण वह बड़ी दिखने लगी है। ये सुनकर एथन को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह 5 हफ्ते पहले ही केट से मिला था। इससे ये संकेत मिलता है कि वेवर्ड पाइन्स में समय बाकी दुनिया से अलग तरह से काम करता है, क्योंकि यहाँ लोगों की उम्र तेजी से बढ़ती है। एथन केट से शहर की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन केट कहती है कि वे वहाँ सुरक्षित नहीं है और वापस अपने घर चली जाती है। अपने सबसे अच्छे दोस्त, जिसकी तलाश में वह आया था, द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद एथन ने फैसला किया कि वह इस रहस्यमयी शहर से भागेगा। वह जल्दी से एक कार चुराता है और शहर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर 20 मिनट बाद उसे अजीब लगता है कि वह फिर से उसी शहर में वापस आ जाता है, जैसे ये एक अंतहीन लूप में फंसा हुआ हो। एथन हैरान हो जाता है। वह कार से बाहर निकलता है और जंगल के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक विशाल कंक्रीट की दीवार मिलती है, जिसके ऊपर एक बिजली से घिरी बाड़ होती है। दीवार पर लगे चेतावनी संकेत उसे वापस लौटने की हिदायत देते हैं। फिर हमें शहर का हवाई दृश्य दिखाया जाता है, जो हर तरफ से कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। एथन एक बार फिर से कार में बैठता है और गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शेरिफ आकर उसे पकड़ लेता है। उसी समय लड़कों का एक ग्रुप साइकिल चलाते हुए वहां से गुजरता है और मजाक में कहता है, नियम नंबर 1 मिस्टर, शेरिफ से उलझने की कोशिश मत करो। और नियम नंबर 2, शेरिफ को उसका अंडरवियर पहनने दो। सौभाग्य से शेरिफ उसे सिर्फ एक चेतावनी देता है और आदेश देता है कि वह होटल के अंदर ही रहे। कमरे में कुछ घंटे बिताने के बाद एथन अंततः बाहर निकलता है, क्योंकि वहाँ कोई कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है। फिर वह उसी पुराने घर में पहुंचता है जहां उसने अपने दोस्त की लाश पाई थी। हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद लाश अभी भी वहीं पड़ी होती है। जब वह उसकी जांच करता है तो उसे अपने दोस्त के बूट में एक अजीब सी नोटबुक मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे रख पाता, शेरिफ वहां बंदूक लेकर आ जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है। अगले दृश्य में एथन बार में फिर से जाता है, लेकिन इस बार वह बेवर्ली को वहां पाता है। वह इस बार अपने दोस्त इवांस के बारे में अधिक जानकारी चाहता है। बेवर्ली बैकग्राउंड में बाइबल का म्यूजिक चालू करती है और उसे डांस करने के लिए कहती है, ताकि वे बिना किसी की नजर में आए बात कर सके। वह उसे बताती है कि बार के स्टूल के नीचे माइक्रोफोन लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें सावधानी से बात करनी होगी। बेवर्ली उसे बताती है कि उसने इवांस के साथ इस मनहूस शहर से भागने की योजना बनाई थी और उसका साथी कोई और नहीं बल्कि इवांस था। इवांस ने अपनी नोटबुक में भागने की योजना का विस्तार से जिक्र किया था, जो कि देखने में दोषरहित लगती थी, लेकिन भागने के दिन उसे पकड़ लिया गया और मार डाला गया। ये सब सुनने के बाद एथन कहता है कि वह नोटबुक ढूंढ सकता है। वह बार से निकल जाता है और फिर बोलिंगर के खिलौने की दुकान पर जाता है, जो केट और उसके पति हेरोल्ड के पास है। एथन अकेले में केट से भिड़ता है और जानना चाहता है कि असल में शहर में हो क्या रहा है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी केट डर के मारे कुछ नहीं बताती, क्योंकि उन पर नजर रखी जा रही थी। एथन जाने से पहले दरवाजे पर एक नोटिस देखता है, जिसमें लिखा था, भागने की कोशिश न करें, अतीत की चर्चा न करें और जब भी फोन बजे हमेशा जवाब दें। इसके बाद एथन शहर के मुर्दाघर जाता है और अपने दोस्त की लाश से सफलतापूर्वक नोटबुक निकाल लेता है। वह फिर बेवर्ली से मिलता है और उसे एक नक्शा दिखाता है, जिससे वे उम्मीद से भाग सकते हैं। बेवर्ली मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और एथन की त्वचा में लगे ट्रैकर को हटा देती है। पता चलता है कि पाइन्स के सभी निवासियों के अंदर ऐसे ट्रैकर्स लगाए गए हैं। बाद में वे बाजार जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात केट और हेरोल्ड से होती है। केट इस बात से खुश होती है कि एथन को एक साथी मिल गया है और वह दोनों को अगली शाम डिनर पर आमंत्रित करती है। अगले दिन एथन अपने ट्रैकर को होटल के कमरे में छोड़ देता है और जंगल की ओर निकल जाता है। वहां वह देखता है कि एक आदमी बिजली की बाड़ के पार किसी पर या किसी चीज पर गोली चला रहा है। हालांकि एथन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बेवर्ली से मिलने के लिए निकल पड़ता है। बेवर्ली बताती है कि डिनर के दौरान ही भागने का सही मौका होगा, उसे बस बाथरूम
में जाकर ट्रैकर को छिपाना होगा ताकि वे बिना किसी निशान के भाग सके। बेवर्ली हालांकि घबराई हुई होती है क्योंकि उसके पूर्व साथी इवांस को भी डिनर के दौरान पकड़ा गया था। जैसे ही एथन बाथरूम जाता है, बेवर्ली अपने पिछले जीवन के बारे में बात करने लगती है, जो नियमों का उल्लंघन था। वह जल्द ही महसूस करती है कि केट और हेरोल्ड उसकी बातों को भांप चुके हैं। एथन के लौटते ही बेवर्ली बाथरूम में जाकर ट्रैकर छिपा देती है। दोनों फिर बाहर निकलते हैं, लेकिन अचानक शहर के सारे टेलीफोन बजने लगते हैं। एक बड़ी भीड़ उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। एथन और बेवर्ली भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही अलग हो जाते हैं। बाद में बेवर्ली को पकड़ लिया जाता है और उसे टाउन स्क्वायर ले जाया जाता है, जहां शेरिफ और अन्य लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एथन छिपकर देखता है कि शेरिफ बेवर्ली का गला काट देता है और कहता है, जो कोई भी इस शहर से भागने की कोशिश करता है, उसका यही हश्र होता है। बाद में पता चलता है कि बेवर्ली की रिपोर्ट शेरिफ को केट और हेरोल्ड ने ही की थी। एथन केट की रसोई में जाता है और उस पर हत्या में भाग लेने का आरोप लगाता है। केट बताती है कि बेवर्ली की मौत नियमों का उल्लंघन करने की उचित सजा थी और वह कहती है कि उसे और उसके पति को धमकाया गया था कि वे शेरिफ की मदद करें, नहीं तो उन्हें भी दोषी ठहराया जाएगा। दूसरी तरफ एथन की पत्नी टेरेसा चिंता में है कि एथन एक हफ्ते से घर नहीं आया है। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर इस वीडियो पर 100 व्यूज आ गए तो एपिसोड 2 का भी एक्सप्लेनेशन भी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।